So basically we have biological method. In this method we have an alternative of weedicides. Yes, means how we will control the weeds, the unwanted plants in the crop. Clear? बेसिकली क्या होता है कि इन केमिकल मेथड वो डिग्रेड होते रहते हैं, वो डिग्रेड नहीं होते, एज इट इज एक्यूमुलेट होती रहती है. इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, हाँ कि ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और क्या करता है, सॉइल इरोजन कॉज कराता है. इसीलिए वी हैव एन अल्टरनेटिव मेथड कि हम लोग कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स को यूज करते हैं जो कि इन वीड्स को क्या करता है, इनके ग्रोथ को कंट्रोल करता है. यस और नो? सो इट इज Yes, sir. अल्टरनेटिव ऑफ केमिकल मेथड, जहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा. क्लियर है? इस बायोलॉजिकल मेथड में जो हम लोग पहला बात करेंगे, इन दिस वी विल अप्लाई, इन दिस we imply living organism to destroy weeds. क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी. in this तो कुछ छूट गया क्या? we imply living organism and destroy weeds. Clear? Yes. Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसमें जब हम लोग बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं, एक प्लांट है केसिया, क्या नाम है, केसिया, और एक वीड है पार्थेनियम ग्रास या पार्थेनियम वीड बोलते हैं. ये इनके ग्रोथ को रोकता है. कौन? केसिया रोकता है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एग्जांपल के तौर पर कि केसिया इज अ प्लांट, केसिया इज अ प्लांट which prevents the growth of Parthenium grass or Parthenium weed. Yes or no? And as we know, weed is a unwanted plant, so we have to remove from the crop field. If we will not remove this from the field, then what would happen? Tell me. Sir, it will complete the crops. It will use the nutrients, और उनको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा जिनकी वजह से उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द एडवांटेज एज कंपेयर टू द केमिकल मेथड यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड, इज देयर एनी काइंड ऑफ एडवांटेज? Sir, there is no soil pollution. हाँ, मींस इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा एडवांटेज. एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. इन दिस पहला पॉइंट लिखिएगा, इट विल नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन. इट विल नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन. बात समझ में आई? ऑर्गेनिम्स आर, जो इसमें हम लोग यूज करते हैं, दे आर हार्मलेस. क्लियर? आर हार्मलेस टू द मेन क्रॉप, टू द मेन क्रॉप. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ो. Yes, sir.
नेक्स्ट इसमें लिखिएगा जो आपके पास मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल है, इसमें कुछ आपके पास मैकेनिकल मेथड होगा। अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल, पहला हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मतलब जो हम फिजिकली कर रहे होते हैं, बात समझ में आ रही है? जो हम फिजिकली कर रहे होते हैं। मैकेनिकल मतलब खुरपी का यूज करेंगे, यस और नो। अपने पास सीड Yes. ड्रिल्स होती है, क्या होती है? सीड ड्रिल्स होती है, क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है वीडीसाइड्स। नेक्स्ट क्या है? वीडीसाइड्स। यहाँ पर जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं उसका नाम है 2,4-D। क्या नाम है? केमिकल 2,4-D। 2,4-D. इसका फुल फॉर्म को बताएगा? सर डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। सबको याद है क्या? यस सर। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड, जैसे भी हमने बात किया केसिया, ये किसके लिए है? पार्थेनियम के लिए। पार्थेनियम ग्रास एक बहुत खतरनाक वीड है जो पूरे फील्ड के पूरे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को हड़प लेता है, उनके हक को छीन लेता है, जिनकी वजह से वो अपना प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग एक केसिया प्लांट लगाते हैं, मतलब इनकी प्लांटिंग करते हैं, जिनकी वजह से उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर है? अरे बोलो। यस। हाँ। अगर हम लोग यहाँ पे इंसेक्ट्स का अगर यूज करें तो इन केस ऑफ इंसेक्ट हम लोग क्या करेंगे? एक आपके पास है प्रिवेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? कॉकनियल इंसेक्ट। कॉकनियल इंसेक्ट that is against cacti। क्लियर है? अरे बोलो तो। कॉकनियल स्नेक इंसेक्ट अगेंस्ट कैक्टी प्लांट। बात समझ में आ रही है? उनको ये डिस्ट्रॉय मतलब उसको खा जाएगा। यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो ये था आपके पास कुछ मेथड्स ऑफ वीडिंग। आगे बढ़े। यस सर। Should I move to next? यस यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए हार्वेस्टिंग। क्या होती है हार्वेस्टिंग, तो बताएगा? सर कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर दे हैव मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हाँ, मैच्योर्ड क्रॉप्स का क्या करना? समेट के अपने घर लाना और मार्केट कॉमर्शियल इसके लिए इसको रेडी करना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब व्हेन द क्रॉप हैज फुल्ली ग्रोन, फुल्ली मैच्योर्ड, जो उनके फ्लावर्स थे वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, फिर उनको वहां से क्या कट करके प्रॉपर तरीके से ग्रेन्स को अपने रिस्पेक्टिव जगह में लाना, हम लोग क्या इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन। अच्छा, डिफोरेस्टेशन हार्वेस्टिंग में आएगा क्या? नो सर। क्यों? क्यों? आवाज कम आ रही है। वो गलत इसमें कर रहा है। नहीं, आखिर हम लोग, आपकी एक तो आवाज कम आ रही है, आखिर हम लोग क्यों ऐसा हार्वेस्टिंग मतलब कि डिफोरेस्टेशन? सर हाँ सर। द क्रॉप्स जो होते हैं वो कंज्यूमर पर्पस के लिए होते हैं, बट जो फॉरेस्ट होते हैं वो इकोसिस्टम के पर्पस के लिए होते हैं। इससे क्या होगा? इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। क्रॉप से ऐसा नहीं होता है। हम अपने क्रॉप्स को कंज्यूम करने के लिए ग्रो कराते हैं। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ fully matured crop, fully matured crop
matured crop is called harvesting. Is called harvesting. और हार्वेस्टिंग प्रॉपर टाइम में करना बहुत जरूरी है. अगर अर्ली कर लिया जाए तो मेच्योर्ड प्रॉपरली मेच्योर्ड होगा नहीं, लेट से किया जाए तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होगा, आगे ना. अगर अर्ली टाइम पे इसका अगर हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो क्रॉप्स के अंदर वाटर कंटेंट या मॉइस्चर ज्यादा होगा, बाद में वो सड़ने लगेगा. इसलिए अप्रोप्रिएट टाइम पे कटिंग करना जरूरी है. अगर लेट करोगे तो जो उनके ग्रेन्स वगैरह हैं इनका क्या हो जाएगा, ये बाद में गिरने लगेगा प्लांट से. जैसे मान लो अगर पैडी की बात करें, पहले कर लो तो अच्छे से राइस बनेगा नहीं, बाद में करो ज्यादा लेट कर दो तो उसमें क्या होगा कि ना इसका मतलब जो उसके पार्ट्स हैं जिनमें वो सीड्स लगे होते हैं वहां से गिरने लगेगा. तो वैसे भी लॉस और ऐसे भी लॉस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर. मतलब उसको बोलते हैं शैटरिंग ऑफ ग्रेन्स लेट हार्वेस्टिंग से. अर्ली हार्वेस्टिंग से क्या होगा, जो उनके अंदर हाई मॉइस्चर होता है वो उनको सड़ाने लगता है. क्लियर है? Yes, sir. हाँ. हार्वेस्टिंग करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स. इट कैन डन मैनुअली और इट कैन डन यूजिंग मशीन. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, it can be done manually or by a machine. अच्छा, जो हार्वेस्ट करता है दैट वी कॉल एज हार्वेस्टर. क्या कहलाएगा? हार्वेस्टर कहलाएगा. कोई एग्जांपल देगा क्या मुझे? एनीवन वांट्स टू गिव मी द एग्जांपल हार्वेस्टर का? जैसे कुछ थ्रेशर्स होते हैं, सर क्या होते हैं? हाँ सर बोलिए. सर सीड ड्रिल हो सकता है क्या? सीड ड्रिल हाउ? सर उसके जो पॉइंटी एंड्स हो सकते हैं उससे. नो नो नो. थ्रेशिंग में क्या करते हैं ना, उनके सीड्स को या उनके ग्रेन्स को या जो उनके पार्ट्स हैं उनको अलग करते हैं उससे. सीड ड्रिल से तो क्या होगा, हम वीडिंग कर सकते हैं, हाँ कि ना. यस. या फिर सीड्स को प्रॉपर एक स्पेसिंग के लिए हम लोग सीडिंग कर सकते हैं, मतलब सीड्स वो कर सकते हैं. जैसे आपके पास क्या है, कंबाइन मशीन होती है, थ्रेशर होती है. कुछ लोग मैनुअली भी करते हैं लेबर वर्क. क्या करते हैं? कुछ लोग मैनुअली भी करते हैं. क्लियर है? Yes. Yes. तो हार्वेस्टर्स में एग्जांपल लिखिएगा, इट कैन बी डन बाय सिकल. इट कैन बी डन बाय सिकल. और नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, और क्या लिखिएगा, और बाय मशीन. So you wrote single. अच्छा सिंगल हो गया क्या ये? सिकल और बाय मशीन. ये बार बार एन क्यों आ रहा है मेरे पास? एनी रीजन बिहाइंड दिस? एग्जाम्पल है कंबाइन. अब नाउडेज कुछ ऐसे भी मशीन्स आने लगे ना जो बिल्कुल आपको पैक्ड जूट के बैग में जो बैग होगा उसको उसके अंदर ये पैक्ड करके ग्रेन्स अवेलेबल कराएगा. ठीक है? अरे बोलो. यस. Yes. हाँ. और ये हार्वेस्टिंग जब हार्वेस्टिंग की जाती है जो लोग लार्ज स्केल में करते हैं उससे रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स हुआ करती है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्ट सीजन. क्या बोलते हैं? सो वी कैन से स्पेशल फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग सीजन. लाइक कुछ पोंगल होते हैं जो साउथ वगैरह में की जाती है, बैसाखी होती है, होली होती है, दिवाली होती है, नवनिया होती है और बिहू होती है. क्लियर है? ये कुछ आपके पास
स्पेशल फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होती है। कोई दिक्कत? No, sir. इतना लिखा क्या आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखे, Yes, sir. नेक्स्ट लिखे थ्रेशिंग। हाँ, थ्रेशिंग क्या होता है? जो आपके पास क्रॉप्स था, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होगा, अब उनको हर तरीके से जितने भी अनवांटेड चीज उसके अंदर है उन सबको रिमूव करना, चाहे हुक्स हो या स्ट्रो हो, इन सबको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. द प्रोसेस ऑफ getting out grains from या ऐसे लिखे स्ट्रॉ, is called थ्रेशिंग। जिस मशीन, ये थ्रेशिंग मशीन के भी थ्रू किया जा सकता है या मैनुअली भी किया जा सकता है। तो गांव वगैरह में देखे होंगे लोग क्या करते हैं, पैडी के कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स को एक साथ बांध देते हैं और उसको इस तरीके से चोट लगाई जाती है, जिनसे वो दाने अलग अलग हो जाते हैं। फिर बाद में उसको विनोइंग करके सारे ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। क्लियर? एंड द मशीन इज सर कॉल्ड, हाँ सर, सर वो जो उसे बीट करते हैं तो उसे सेपरेशन से पहले ही वो क्रश नहीं हो जाएगा? नहीं क्रश नहीं होते, मतलब उसको हम हैमर से पिटाई नहीं करते ना, बस कुछ एक स्ट्रक्चर होती है, समवॉट वी कैन से कुछ इस तरीके से नेट लाइक होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है। जब इनका आप पिटाई करेंगे ना, मतलब जब इनको उससे स्ट्राइक करवाएंगे, जो उसके अंदर क्या लगे होते हैं, क्या ग्रेन्स लगे होते हैं, वो सब के सब क्या हो जाएगा? उससे रिमूव हो जाएगा। मतलब बिल्कुल वो वाला आपने मोशन वाला पढ़ा है ना, इफ द पार्टिकल इज इन मोशन इट विल रिमेन वन टू बी इन, कौन सा उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The inertia. हाँ, इनर्शिया, कि अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। जैसे आपने इधर से लगा के किसी पार्टिकुलर सरफेस पे लगाया, तो आपके जो प्लांट की जो मेन क्रॉप का जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो इसमें अटक गया, लेकिन जो दाना है उनको निकलने का मौका मिल गया, तो वो मोशन पे रहना चाहता है, इसी चक्कर में वो निकल जाता है। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फिजिक्स हियर, दैट इज इम्पल्स, नॉट इम्पल्स, दैट इज द इनर्शिया। अरे बोलो, Yes, sir. यस समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. इट इज डन बाई थ्रेशर। जिस मशीन से इसको किया जाता है इनको थ्रेशर कहते हैं। मतलब यहाँ से बिल्कुल ग्रेन्स बिल्कुल साफ हो जाती है, सारे के सारे चीजें गायब हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. इतना लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ सर बोलिए, कोई डाउट है क्या? सर आपने सर मॉड्यूल में लिखा है कि फ्लशिंग इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग इमीडिएटली। हाँ, जैसे बेसिकली हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? कटिंग डाउन ऑफ क्या? क्रॉप्स। अब उनके बाद
एक तो होती है कंबाइन, जिसमें सारा प्रोसेस इंक्लूडेड होती है, थ्रेशिंग भी उसी के अंदर हो जाती है। अब कुछ हम लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं, एक बार काट के उनको गिराते हैं, एक बार काट के फील्ड में रखते हैं, फिर उनको कलेक्ट करते हैं, फिर थ्रेशर के थ्रू उनको हम लोग क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। अगर आपने बिल्कुल एक कम सारा प्रोसेस एक ही बार में करना है तो यू हैव टू यूज अ मशीन दैट वी कॉल एज कंबाइन, है ना। जो बहुत बड़ी सी मशीन होती है वो छोटे छोटे फील्ड में काम नहीं करती, वो बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ एकर्स में काम करती है, क्योंकि उसको जगह ही लेना पड़ेगा काफी ज्यादा। बात समझ रहे क्या? यस सर। हाँ, डाउट क्लियर है क्या आपका? यस सर। हाँ, किसी का डाउट था कि वो क्रश क्यों नहीं होता है। एक हम सर्टेन अमाउंट में ही उसको करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको हम ट्रेन के नीचे नीचे से पास करवाते हैं, आगे ना। ट्रेन के नीचे से पास करवाइएगा, लोहे भी क्रश कर जाते हैं। तो पैडी तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। और नाउ डेज थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय मशीन। क्लियर है? जब ये थ्रेशिंग हो जाएगा, जब ये सारे ग्रेन्स प्लांट से अलग हो जाएगा, अब उस पिटाई के दौरान, उस स्ट्राइकिंग के दौरान कुछ हुक्स भी इसके अंदर आ जाएगा, आगे ना। यस सर। यहाँ पे ना स्ट्रो के बजाय यहाँ पे लिखा था स्ट्रो, तो यहाँ पे लिखिए प्लांट बॉडी फ्रॉम क्रॉप, या हाँ क्रॉप बोल सकते हैं, फ्रॉम द क्रॉप, या प्लांट बॉडी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा विनोइंग। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। हो सके आज ये खत्म हो जाए। क्या है ये? विनोइंग है। कोई बताएगा विनोइंग क्या होती है? तो जो लाइटर शाफ्ट होता है वो उसे विंड के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, तो वो हाँ, विंड के अपोजिट डायरेक्शन, या हम लोग फैन यूज करते हैं, मतलब जिधर हवा जा रही है उसी फेवर में हम उनको करते हैं, ताकि वो साइड से सारा का सारा हो जो, क्योंकि जो हुक्स होंगे, जो स्ट्रो होंगे, वो लाइट इन वेट होंगे, और जो ग्रेन्स है वो हैवी वेट होंगे, तो वो जस्ट नीचे या पास में गिर जाएगा, वो दूर जाके गिरेगा। इसको हम मशीन से भी करते हैं। जो थ्रेशिंग होती है ना, थ्रेशर में साथ ही साथ में विनोइंग भी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग हर एक स्टेप को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? Yes. यस सर। द प्रोसेस ऑफ separating grain from chaff and hay, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं? चाफ एंड हे बोलते हैं। दिस वी कॉल्ड एज विनोइंग। दिस वी कॉल्ड एज विनोइंग। विनोइंग कैन बी डन बाय विंड इन द डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ विंड, आगे ना। और इट कैन ऑल्सो बी डन बाय फैन, टेबल फैन जो बड़ी वाले होते हैं ना, स्टैंड फैन जैसे बोलते हैं। यस। क्योंकि इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रेन्स होंगे, वो मोरिन मतलब कि हैवी वेट के होंगे, एज कम्पेयर टू हुक्स एंड हे, चाफ एंड हे। वो सब के सब दूर जाके गिरेगा, फिर बाद में इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, हाँ कि ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भूसा। इन हे और चाप को क्या बोलते हैं? भूसा। बोलते हैं ना दिमाग में भूसा भरा है क्या, मतलब इट इज यूजलेस। क्यों बोलते हैं इट इज यूजलेस? मतलब तुम्हारा दिमाग खाली है, कोई काम का नहीं है। that is this chaff and hay are called as भूसा। मतलब ग्रेन्स को भूसे से अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? आपके Yes, sir. मॉड्यूल में एक डायग्राम दे रखा है, एक आदमी एक हाइट से क्या कुछ ग्रेन्स को गिरा रहा है, और जो हु हे है या चाफ है थोड़ा दूर जाके गिर रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा स्टोरेज। अब सारे के सारे ग्रेन्स अलग अलग हो गए, अब इनका क्या करना है? स्टोरेज टैंक में या सिलोज में इनको स्टोर करना। अरे बोलो क्या करना? स्टोर करना। तो मैं लिखिएगा पहला, नेक्स्ट पहला पॉइंट,
द ग्रेन्स आफ्टर विनोइंग, जब ग्रेन्स सब क्या हो जाए, सब अच्छे से सेपरेट हो जाए, इनको क्या करते हैं, धूप में सनलाइट में सुखाते हैं, ड्राई अप करते हैं, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो मिनिमम रहे, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो वो सड़ जाएगा, जर्मिनेट करने लगेगा और सड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड in the sun to reduce the moisture, to reduce the moisture and prevent it from rotting, prevent it from rotting or germinating. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ताकि कोई माइक्रोब्स उन पे अटैक ना कर सके। जब मॉइस्चर रहेगा ही नहीं तो नहीं तो कोई इंसेक्ट के पेस्ट अटैक कर सकते हैं, नहीं तो कोई बैक्टीरिया, नहीं तो कोई फंजाई। आगे ना, Yes, सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे आर स्टोर्ड इन लार्ज कंटेनर्स, आगे ना, या जूट बैग में, दे आर स्टोर्ड इन जूट बैग, जूट बैग्स और लार्ज कंटेनर्स, लार्ज मेटलिक कंटेनर्स। उन कंटेनर्स को यहाँ पे बीन्स बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं बताइए? सीलोज बोलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जब लार्ज स्केल में स्टोरेज करते हैं उनके लिए हमें जो चाहिए उनको बोलते हैं सीलोज। क्लियर है? या अनाज के भंडार उनको बोलते हैं ग्रेनरीज। एक है ना एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड को स्टोर करती है और टाइम टू टाइम उसको मार्केट पे रिलीज करती रहती है। जैसे हर चीज का एक स्टोर होता है, कुछ बोलते हैं गोडाउन। ऑनियन का अलग होता है, पोटैटो का अलग होता है, प्याज सब, मतलब हर चीज का अलग, वेज को छोड़ करके। वेज बनते हैं, फ्लावर से फील्ड से निकलते हैं और मार्केट में थ्रू मंडी या कुछ सब्जी मंडी के तौर पर या वहां से इनको बाहर मार्केट में कॉमर्शियल पर्पज के लिए रिलीज कर दिया जाता है। During storage of these grains, we can use neems, leaf of neems, हाँ कि ना, ताकि उसको इंसेक्ट लगने से बचा सके। अरे बोलो ना। यस जब सर। गोडाउन से हम लोग क्या करेंगे, इनको स्टोर करेंगे, वहां पर प्रॉपर तरीके से रोडेंटिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। क्लियर है? यस सर। yes, हाँ, ये तो हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो आपके पास ग्रेन्स का स्टोरेज के दौरान लॉस होता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, बारिश ज्यादा हो गई तो मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो ग्रेन्स के अंदर भी ह्यूमिडिटी आने लगेगी। अब इनकी वजह से अब वो सड़ने लगेगा। सो द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ grains during storage, that can be a biotic factor or it can be a abiotic factor. Abiotic factor means जो आपके पास climatic conditions है, like temperature है, moisture है, humidity है, या फिर जो आपने कंटेनर यूज किया वो वाला मटेरियल, ये सुनो, जिसके अंदर आपने उसको स्टोर कर रखा है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा? बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट, जो कि इसमें इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इट मे बी रोडेंट, इट मे बी पेस्ट, इट मे बी बर्ड्स, इट मे बी माइट्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है क्या?
पहला इसमें बात कीजिएगा क्या, अबायोटिक फैक्टर। पहला बात करेंगे अबायोटिक फैक्टर, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। क्लियर? यस सर। नॉन लिविंग फैक्टर में क्या आएगा जी बताइए? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सर क्लाइमेट, वो सारा वो लिखना पड़ेगा। मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एटसेट्रा। क्लियर? सेकंड लिखिएगा बायोटिक फैक्टर। सेकंड क्या लिखिएगा? बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग सोर्स। जैसे कि क्या हो गया? इंसेक्ट हो गया, रोडेंट्स हो गया, इट में बी बर्ड्स हो गया, इट में बी माइट्स, एटसेट्रा। क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है क्या? शौर्या तुम्हारा कैमरा बंद क्यों है? यस सर। शौर्या यस सर। कैमरा बंद है आपका। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? यस सर, यहाँ तक किसी को डाउट्स है? नो सर। नो सर। जैसे हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा, वैसे आपके एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत तो है, लेकिन उसको थोड़ा हम लोग ठीक ठाक पढ़ते हैं। एक होता है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री। जैसे आपने एग्रीकल्चर में बात किया था, एग्रीकल्चर में क्या बात किया था? जहाँ पर क्रॉप्स का हम लोग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, हाँ कि ना? ग्रो करके उनको लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं और फिर मार्केट में हम लोग कॉमर्शियल स्केल पे ग्रो करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। वैसे ही कुछ हम लोग एनिमल्स का भी सप्लाई करते हैं, हाँ कि ना? जैसे आप लोग चिकन की बात करते हो, फिश की बात करते हो। अगर इनकी फार्मिंग ना की जाए तो ह्यूमन का डेली नीड्स पूरा नहीं हो सकता। तो लार्ज स्केल में डन करने के लिए हमें इनकी भी क्या करनी पड़ेगी? फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो एनिमल्स के फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। in this we have in this we have farming of animals। हस्बेंड्री का मतलब क्या? ये वर्ड आया हस्बैंड से। हस्बैंड क्या करता है? वाइफ का केयर करता है। वैसे यहाँ पर हस्बेंड्री है, जहां पर एनिमल्स का क्या किया जाता है? रेयरिंग किया जाता है, केयरिंग किया जाता है, और उनका ब्रीडिंग और फीडिंग भी करवाया जाता है। और इन लाइव स्टॉक का रेस करते हैं। इन्हीं को हम लोग ऑन अ लार्ज स्केल दैट वी कॉल एज एनिमल हस्बेंड्री। कुछ बात समझ में आई क्या? यस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। पक्का? सोच लो। यस सर। हाँ, लिखिएगा फार्मिंग। लिखूं, समझ जाओगे आप लोग? फार्मिंग बोला जाए या प्रैक्टिस बोला जाए ऑफ फार्मिंग अच्छा, फीडिंग, ब्रीडिंग and raising of livestock on a large scale, on a large scale is called animal husbandry। एनिमल हस्बेंड्री। कुछ मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। कोई दिक्कत है? इनका एम क्या हो सकता है? देयर एम या देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि पॉपुलेशन कुछ ज्यादा बढ़ गई, अब इनकी नॉर्मल ब्रीडिंग से नॉर्मल तरीके से तो अपनी जरूरत पूरी हो नहीं सकती यार। अब सोच सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कितने एग्स कंज्यूम होते होंगे। अगर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता तो सबों को अंडा मिल नहीं पाता। तो आज अंडे भी सोने के भाव बिकते, हाँ कि ना? अंडे भी सोने के भाव बिकते, हाँ कि ना? फिर सब लोग अंडे का ही बिजनेस शुरू कर लेता। हाँ विराज, यस सर, सब लोग अंडे का ही
वैसे ही चिकन है, अगर ये नेचुरल तरीके से हो रहा है जैसे हो रहा था वैसे होता तो इसकी फुल नीड फुलफिल नहीं की जाती, इसके लिए इनकी पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। वैसे ही काउस हैं, वैसे ही बफेलोज हैं, वैसे ही गोट्स हैं, अलग अलग, जैसे फिश है, हाँ कि ना, फिश की भी फार्मिंग होती है। मतलब हर वो चीज जो कंज्यूम की जा सकता है उसकी फार्मिंग नाउडेज इन इंडिया या इन द वर्ल्ड हो रही है कि ना। जो मान लो ये इंडिया में बन रहा है उनको इंडिया से बाहर सप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो चीजें बाहर बनती इंडिया में नहीं बनती उन्हें इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर पता है। वेरी गुड। इसमें लिखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पहला लिखिएगा टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स वाला, ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक क्लियर। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एटमॉस्फेयर टू एनिमल्स। एक ऐसा एक स्पेस देगा जहां पर ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को ड्वेल कर सकते हैं। क्लियर? यस। इससे क्या होगा बताइए? so that we can yield of products like meat, egg, milk that can be increased। क्लियर है? और नाउडेज तो मिल्क का तो रोजाना कंजम्पशन कितना होता है, तो नाउडेज तो कंट्री डिलाइट भी आने लगी है, हाँ कि ना, कंट्री डिलाइट। यस सर। बताओ कोकोनट भी कंट्री डिलाइट का आने लगा है। नारियल वही है जो आप खाते हो, लेकिन सिर्फ कर दी क्या, ब्रांडिंग, हाँ कि ना। यस सर। आगे बढ़ूं क्या? यस यस सर। जब इंडिया को मिली थी फ्रीडम, कब मिली थी? 1947। उस दौरान इंडिया में कुछ बचा नहीं था, इंडिया के पास खाने का अनाज नहीं था, लोग भूखमरी की वजह से मर रहे थे। तो उस टाइम जो लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें से एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हाँ कि ना। उनको फादर ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। द ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो टॉपिक में लिख लेता हूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एट द टाइम उसने क्या किया, जो बाहर के कुछ हाइब्रिड थे उनको इंडिया में ग्रो कराया, और ऐसे एक बार में नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारे उनको अटेम्प्ट लगे। उन अटेम्प्ट्स के बाद मालूम चला, और जहां भी देखते हैं ना, वीट की फार्मिंग हुई थी और राइस की हुई थी, जहां भी देखो आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखता है। उसके बाद काफी लोगों की जान बच गई फूड का ज्यादा प्रोडक्शन से। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब मतलब जहां भी देखो आपको ग्रीन ही ग्रीन नजर आता, तो उस रिवॉल्यूशन को, जहां पर लोग भूख की वजह से मर रहे थे, अब उनकी जरूरत काफी पूरी हो रही है। क्लियर है? एंड दिस वाज डन इन 1970 टू बिटवीन 1980। इसी को बोलते हैं 1970s। 1960s का मतलब क्या हुआ, बिटवीन 1960 एंड 1970। क्लियर है? इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज in the yield of crop
wheat crop 1970s, ऐसा लिखे ना, द इंक्रीज लिखे, द इंक्रीज इन द yield of wheat crop during 1970, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। वैसे ही ब्लू रिवॉल्यूशन भी हुआ था, फिश का रिवॉल्यूशन को बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। कुछ बात समझ में आ रही है? और इन ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे जो मेन साइंटिस्ट था वो था डॉक्टर एनी बॉरलॉग। आगे ना, उनका जो डेवलप्ड हाई यील्डिंग वाला जो था, वो बेसिकली दो अलग अलग क्रॉप्स का क्या था, एक हाइब्रिड था। आगे ना, क्या था? दो नॉर्मल क्रॉप्स का क्या है, एक हाइब्रिड था, एक कॉम्बिनेशन था, जिनकी वजह से ग्रोथ कुछ ज्यादा बढ़ गई। उन्हीं ग्रोथ को हम लोग उसी रिवॉल्यूशन को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। यस तो साइंटिस्ट कौन था? डॉक्टर एनी बॉरलॉग। इसने क्या किया था? डेवलप किया था किसका ड्वार्फ, सिर्फ इतना लिखिए, क्या लिखिएगा बताइए? जो व्हीट का वैरायटी था उनको मिक्स करके डेवलप किया था क्या? व्हीट के एक हाइब्रिड डेवलप ड्वार्फ। मतलब मान लो एक के अंदर क्या था ना कि पार्टिकुलर कंडीशन में वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसका कंटेंट अच्छा था, मतलब इनका जो यील्ड था वो अच्छा था। दूसरा क्या था कि यील्ड तो अच्छा नहीं है, पर क्या है, वो सरवाइव कर लेता है। अगर दोनों के कैरेक्टर को मिक्स कर देंगे, जो हाइब्रिड बनेगा तो एग्जिस्ट भी करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप यील्ड भी होगा। तो ऐसे में हम लोग हाइब्रिड को यूज करते हैं। डेवलप ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, मैक्सिकन व्हीट वैरायटी। मतलब HYV सीड बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी। क्लियर है? सर वो ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट मतलब? ये बाहर के एक सीड, बाहर का क्या था, एक व्हीट का वैरायटी था, ठीक है, जिनका कॉम्बिनेशन इंडिया के जो क्रॉप था, इंडिया का जो व्हीट क्रॉप था, दोनों को मिक्स कराया गया था। इनका डिटेल्स है क्लास 12th में, ठीक है। दोनों के कैरेक्टर्स को जब मिक्स करते हैं तो बनता है हाइब्रिड, जिसके अंदर अपने पास वो कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है कि मतलब हर कंडीशन में सरवाइव भी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉप ऐसा है जो आप जिस जगह में रहते हैं, आपके महाराष्ट्र में इनकी ग्रोथ होती है, बट वहीं पर मान लो दिल्ली में नहीं होती, वैसे दिल्ली में मान लो यूपी में नहीं होती, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो आपके महाराष्ट्र के किसी पार्टिकुलर रीजन पे, मान लो अगर वेस्ट इसमें वो ग्रो नहीं करता, लेकिन वो चीज वेस्ट का अच्छे से ग्रो कहाँ करती है, ईस्ट में करती है, और जो ईस्ट में कर रही है वो वेस्ट में कर रही होती है। अगर दोनों को मिक्सअप कर देते कैरेक्टर्स को, तो जो उससे हाइब्रिड बनेगा वो दोनों जगह ग्रो करेगा, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। आगे ना, तो जो उनको जो कैरेक्टर लिया गया था वो ड्वार्फ था और मैक्सिकन एक उसका नाम है, दैट उसी हाइब्रिड को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसी को इंडिया में ग्रो करवाया गया था, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, बोलिए? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज, या ये बोल सकते हैं डॉक्टर MS डॉक्टर स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन।
स्वामीनाथन, जिनसे क्या हुआ, जो इंडिया का बफर स्टॉक था उसमें फूड ग्रेन्स में काफी इंक्रीमेंट आ गई, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स अच्छे हो गए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई लार्ज स्केल में. दैट इज बेसिकली अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. बहुत टाइम लग गया ना? Yes, sir. Yes, sir.